गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नवीन शर्मा। आज हमें एनटीटी के पेपर 4 के क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत जैसे प्रजातंत्रीय देश में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, शिक्षा किस प्रकार इन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। कि भारत जो एक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए और कैसे इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारण आदिकाल से देश काल और परिस्थिति के अनुसार होता रहा है। एएस कालेकर के अनुसार सभी प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य, चाहे वह साहित्यिक हो या व्यावसायिक, विद्यार्थी को समाज का एक पवित्र और लाभप्रद प्राणी बनाता है। कि प्रारंभ से ही, प्राचीन काल से ही शिक्षा के अलग अलग परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार अलग अलग उद्देश्य रहे। हम देखेंगे कि पहले प्राचीन काल में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, उसके बाद मध्य युग में शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे और आधुनिक युग में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए और क्या उद्देश्य है। तो प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे कि प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य था आदर्शवाद, कि व्यक्ति को एक आदर्श प्राणी बनाना। आदर्श प्राणी जैसे कि पवित्रता तथा जीवन की भावना, चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य का विकास करना, सामाजिक कुशलता, सुख साधना और संस्कृति का संरक्षण तथा हस्तांतरण करना। तो प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य आदर्शवाद रहा। अब मध्य युग में शिक्षा का उद्देश्य देखेंगे कि मध्य युग में क्या रहा। कि मध्य युग में विदेशी आक्रांताओं का जो आक्रमण हुआ और उसके बाद उनका जो भारत पर शासन हुआ, उसके हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य भी बदल गए। शिक्षा के उद्देश्य में इस्लाम का प्रसार करना हो गया, मुसलमानों में शिक्षा का विस्तार करना, इस्लामी राज्यों में वृद्धि करना, नैतिकता का विकास, चरित्र निर्माण, शरीयत का प्रसार और भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। ठीक है। तो उसके बाद आधुनिक भारत लोकतांत्रिक भारत जो है, भारत की आज़ादी के बाद भारत के शिक्षा के उद्देश्य क्या रहे। तो भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए समय समय पर अनेक कमीशन बनाए गए। उन कमीशनों के हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। हम उनकी बात करेंगे आगे कि कौन कौन से कमीशन बनाए गए थे और उन्होंने क्या क्या उद्देश्य बताए हैं। तो यहाँ एक डेफिनेशन दे रखी है कोठारी कमीशन की। कि कोठारी कमीशन ने कहा है कि भारत के भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा है। कोठारी कमीशन ने कहा कि भारत के भाग्य का जो निर्माण है उसकी कक्षा में हो रहा है। हमारा विश्वास है कि कोई चमत्कारोक्ति नहीं है। इसका अर्थ है कि भाग्य के निर्माण का कोई निर्धारित दिशा भी है। किसी देश की शिक्षा उसके भविष्य का आधार होती है। हमारे देश ने प्रजातांत्रिक रूप का निर्माण किया है और समाजवादी समाज की रचना के लिए कदम बढ़ाए। समय को समर्पित संविधान से आत्मनियंत्रण का संकल्प लिया है। कि भारत के जो भविष्य का निर्धारण है वो भारत के स्कूल की कक्षाओं में हो रहा है और किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा पर आधारित होता है। अब हम देश की शिक्षा की पुनर्रचना का आधार उसकी समस्याएं होती है। समस्याओं को हल करने में शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण होता है। कि किसी भी देश की जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या होता है कि उस देश की जो मेन समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं हैं, उनको मेन प्रॉब्लम्स जो है उनको दूर करना होता है। तो भारत की कुछ समस्याएं हैं, पहले उनको देख लेते हैं, उसके हिसाब से हमारी शिक्षा के जो उद्देश्य रखे गए हैं। तो भारत की सबसे बड़ी समस्या आज़ादी के बाद जो सबसे पहले आई थी वो थी खाद्यान्न की समस्या। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि परमात्मा को भारत में अवतरित होना पड़ा तो उसे रोटी के टुकड़े के रूप में अवतरित होना पड़ेगा। अतः खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हमारा प्रमुख ध्येय है। महात्मा गांधी ने तो ये भी बात कह दी थी कि अगर भगवान को अवतरित होना पड़ेगा तो वह भारत में किस रूप में अवतरण होगा, रोटी के टुकड़े के रूप में। तो आज़ादी के जस्ट बाद खाद्यान्न की इतनी बुरी समस्या हुई हमारे देश में, बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। तो पहला उद्देश्य हमारा शिक्षा का यही रहा था कि खाद्यान्न में हमने आत्मनिर्भरता बनाना। दूसरा, आर्थिक विकास और रोजगार की समस्या। भारत में जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है उससे ऐसा लगता है कि आर्थिक विकास तथा रोजगार में अधिक संतुलन नहीं बना रहेगा। अतः शिक्षा का एक लक्ष्य हो जाता है कि इस दिशा में प्रयत्न किया जाए। जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से सभी को रोजगार मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि आर्थिक विकास को बढ़ाया जाए और
रोजगार की समस्या को दूर किया जाए। तीसरा हमारा जो उद्देश्य है वो सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या। इस समय जो देश है वो जाति संप्रदाय अलग अलग वर्गों में बंटा हुआ था, तो इस हिसाब से देश की एकता को खतरा पैदा हो गया था। ठीक है, तो उसको बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की दिशा में कदम उठाना भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगला हमारा उद्देश्य है राजनीतिक विकास की समस्या। हमारा लोकतंत्र अब किशोरावस्था को समाप्त कर यौवनावस्था में आ गया है, अर्थात कि संविधान को लागू हुए काफ़ी समय हो गया है। हमारा जो संविधान है वो अब यौवनावस्था में आ चुका है। तो लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए आत्मनियंत्रण, सहनशीलता, पारस्परिक सद्भाव, आदर के मूल्यों का विकास किया जाना आवश्यक है। पांचवा हमारा लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। इस संदर्भ में हॉर्न एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या कहा है कि नागरिकता राज्य में मनुष्य का स्थान है, क्योंकि राज्य समाज की एक स्थायी संस्था है। मनुष्य को अपने साथियों के साथ सुसंगठित संबंधों के साथ रहना चाहिए, इसलिए नागरिकता को शिक्षा के आदर्श क्षेत्र से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अगला हमारा जो उद्देश्य है वो सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का समावेश है कि व्यक्ति की अनेक आवश्यकता होती है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकता होती है और वो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेला नहीं कर सकता है। उसे इसके लिए समाज के अन्य व्यक्तियों की मदद तो लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार वह समाज के अन्य सदस्यों की मदद करता है, अन्य सदस्यों से मदद की अपेक्षा रखता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक संगठन को सुदृढ़ बनाने में मदद करनी चाहिए कि हर व्यक्ति की अलग अलग समस्या होती है और अलग अलग आवश्यकता होती है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो अकेला नहीं करता। तो जो उम्मीद वह दूसरों से रखता है वैसे ही खुद को सोचना चाहिए कि वह दूसरों की मदद करे। तो शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है कि सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का समावेश करें। अगला हमारा है मानसिक शक्तियों का विकास कि आधुनिक भारत में शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना है। मानसिक शक्तियाँ जैसे कल्पना करना, तर्क करना, आलोचना, स्मरण तथा निर्णय की शक्ति की, कोई भी काम हो उसमें निर्णय लेना। ठीक है, तो इन मानसिक शक्तियों के विकास से ही अगर व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता आती है, सोचने की क्षमता अगर होगी, तो वो ये सोच सकेगा कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, अच्छे बुरे के बीच वो भेद कर पाएगा। तो ये चीज़ भी हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उसकी मानसिक शक्तियों का विकास हो। अगला जो उद्देश्य है वह नेतृत्व के गुणों का विकास करना। लोकतंत्र से आशय है सबसे बुद्धिमान निर्वाचित नागरिकों के नेतृत्व में सबकी प्रवृत्ति। लोकतंत्र का क्या अर्थ है कि लोकतंत्र का अर्थ है कि सबसे बुद्धिमान जो लोग हैं उन्हीं को निर्वाचित करके आगे भेजा जाए और उनके नेतृत्व में हम सबकी प्रगति की जाए, उनके नेतृत्व हम उनको फॉलो करें, अच्छे लोगों को मतलब आगे चयन करके उनको भेजा जाए, उनको निर्वाचित किया जाए। अतः लोकतंत्रीय भारत में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्यक्तियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना। तो शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है कि व्यक्ति में नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाए, जिससे वो नेतृत्व करने की क्षमता उसके पास रहेगी तो वो बाकी लोगों को अच्छा रास्ता दिखा सकेगा। अगला हमारा जो उद्देश्य है निस्वार्थ कार्य की भावना। निस्वार्थ कार्य की भावना का समावेश। आज के भौतिकवादी युग में व्यक्ति में स्वार्थ की भावना बहुत प्रबल हो गई है, व्यक्ति सिर्फ खुद के बारे में सोचने लग गया है, स्वार्थी हो गया। तो ये भी एक उद्देश्य है कि उसको निस्वार्थ भाव से काम करने की जो उसमें भावना आनी चाहिए। उससे अगला उद्देश्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि व्यक्ति अंधविश्वासी न बने, वह अवैज्ञानिक वस्तुओं, विचारों, धारणाओं का त्याग करने में समर्थ हो सके, वह जीवन में सर्वदा सही बात को स्वीकार करे। यह तभी किया जा सकता है जब उसकी तर्क एवं निर्णय की शक्तियाँ विकसित हो। शिक्षा इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम है कि व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कि वह नई नई खोज करने में अपने दिमाग को लगाए, अंधविश्वासों से दूर रहे और विज्ञान को अच्छे से समझ कर नए आविष्कार करने का जो उसकी भावना होनी चाहिए, उसके दृष्टिकोण इस तरह से बनना चाहिए कि वो नए नए आविष्कार के बारे में सोच सके। अगला हमारा है व्यक्तित्व का विकास करना। लोकतंत्रीय भारत में शिक्षा का एक प्रमुख कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी है। इस दृष्टि से आवश्यक है कि शिक्षा व्यक्ति की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक एवं व्यवहारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ध्यान दे। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व का भी विकास करना चाहिए, उसमें अच्छे गुणों को विकसित किया जाए। अगला हमारा उद्देश्य है उत्पादकता में वृद्धि करना। उत्पादकता में वृद्धि करना अर्थात कि देश में प्रोडक्शन पर थोड़ा अच्छा से ध्यान दिया जाए,
बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि वो उत्पादकता को बढ़ा सके। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि देश सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो, विशेष रूप से खाद्यान्नों के देश में कोई कमी नहीं हो। सभी देशों में आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि जो भी हमारे देश की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति यहीं पे की जाए, बाहर से कोई सामान मंगाने की आवश्यकता ना रहे। तो अगर उत्पादकता में वृद्धि रहेगी तो देश में रोजगार भी बढ़ेगा और दूसरों के ऊपर हमें आश्रित भी नहीं होना पड़ेगा। तो यह भी हमारे शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके बाद हमारे देश की जो अगला जो उद्देश्य है वो है सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। कि व्यक्ति में लोकतंत्रीय भारत में शिक्षा का एक अत्यंत प्रमुख उद्देश्य छात्रों में सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है, जिससे भौतिक विकास के साथ साथ उनका आध्यात्मिक विकास भी हो सके। तो भौतिक विकास के साथ साथ हमारा आध्यात्मिक विकास होना भी जरूरी है। जैसे हमने धार्मिक शिक्षा में पहले पढ़ा भी था कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ मन की शांति भी जरूरी है। तो भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक आवश्यकता भी पूरी होनी चाहिए। शिक्षा आयोग ने क्या कहा इस संदर्भ में कि भारत में विज्ञान एवं आत्मा संबंधी मूल्यों को निकट एवं संगति में लाने का प्रयास करना चाहिए। अंत में जाकर एक ऐसे समाज के उदय के लिए हमें तैयार करना चाहिए जो संपूर्ण मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, न कि उसके व्यक्तित्व के किसी विशेष खंड की। तो बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाए कि वो अपने सभी क्षेत्रों का अच्छे से विकास कर सके, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास वो कर सके। अगला हमारा जो उद्देश्य है वह राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना। लोकतंत्रीय भारत में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास हो सके, अर्थात उनके राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सके, अर्थात वो अपने से पहले राष्ट्र के बारे में सोचे। उनका जो वो हर काम को इस हिसाब से सोच के करे कि इस काम को करने से हमारे राष्ट्र की छवि को कहीं नुकसान ना हो, हमारे राष्ट्र का नाम ऊंचा होना चाहिए, इस दिशा में वह बच्चाओं को आगे कार्य करे। अगला हमारा जो उद्देश्य है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना। आजकल समाज में प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इस प्रयोग का प्रभाव केवल उत्पादन पर ही नहीं पड़ा वरन इतने समय में सामाजिक या सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप जो मूलभूत सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं उन्हें सामान्य रूप से आधुनिकीकरण कहा गया है। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया को तीव्र बनाने में योगदान देना चाहिए। तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना भी हमारी शिक्षा का एक उद्देश्य है। आगे हम देखेंगे कि इन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वतंत्र भारत में शैक्षिक उद्देश्यों पर भी विभिन्न शिक्षा आयोग ने अलग अलग रूप में विचार किया। देखो इन समस्याओं के बारे में जैसे कि हमें पता है कि समय के हिसाब से हमारी जो समस्याएं हैं वो भी चेंज होती रहती है। तो उस हिसाब से अलग अलग समय पर उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य निर्धारण करने के लिए अलग अलग कमीशन जो बनाए हुए थे उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कमीशन था राधा कृष्ण कमीशन, तो जो 1948 में इसको बनाया गया था। राधा कृष्ण कमीशन ने जो उद्देश्य बताए थे, जो प्रस्तावित उद्देश्य है उनके, वो हम देखते हैं क्या क्या है कि राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग तथा वाणिज्य के क्षेत्र में नेतृत्व। तो अब जैसे कि थोड़ा आधुनिकता का विकास हुआ है, देश आधुनिक हो रहा है, तो उसी हिसाब से राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग तथा वाणिज्य के क्षेत्र में नेतृत्व करना भी हमारा उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य राधाकृष्ण कमीशन ने बताया ज्ञान तथा पदार्थ के विषय में बौद्धिक दृष्टिकोण का विकास, साहसी तथा बुद्धिमान व्यक्तित्व का निर्माण, जीवन तथा ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में समन्वय करना, आध्यात्मिक विकास करना, व्यक्ति के जन्मजात गुणों की खोज करना, स्वास्थ्य निर्माण, सामाजिक, व्यक्तिगत तथा मानवीय मूल्यों का विकास करना। उसके बाद दूसरा जो हमारा कमीशन बनाया गया था मुदालियर कमीशन, उसने शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य बताए हैं। तो मुदालियर कमीशन ने एक बात कही है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां बदल गई हैं एवं नवीन समस्याओं का अभ्युदय हुआ है। यह आवश्यक हो गया है कि सावधानीपूर्वक परीक्षण करके प्रत्येक निश्चित स्तर पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण हो। अब मुदालियर कमीशन ने कहा है कि जिस हिसाब से हमारी देश की परिस्थितियां बदली है उस हिसाब से नई समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो गई है। तो उन समस्याओं के हिसाब से अलग अलग स्तर पे अलग अलग शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो उस
मुदालियर कमीशन ने जो शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं वो क्या क्या है। पहला उनका उद्देश्य बताया गया है कि उनके द्वारा कि प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास हो, कि ऐसी प्रजातांत्रिक नागरिकता। दूसरा बताया व्यावसायिक कुशलता का विकास हो, कि कुशलता, व्यावसायिक कुशलता बच्चों के अंदर आनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर व्यावसायिक कुशलता होनी चाहिए, व्यवसाय को बढ़ावा देने की सोच रखने वाला हो। तीसरा, उसके साथ साथ व्यक्तित्व का भी विकास हमें करना चाहिए। और चौथा, नेतृत्व के लिए शिक्षा। इन उद्देश्यों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आयोग ने कहा है, हमें आशा है कि यदि शिक्षा का संगठन स्वतंत्रता पर आधारित हो, अनेक विषयों का समावेश कर क्षेत्र को विस्तृत किया जाए, छात्र संवेदनशील तथा प्रखर बुद्धि वाले तो उन्हें कला एवं प्रकृति की दुनिया में रखकर सांस्कृतिक वंशक्रम को संपन्न किया जा सकता है। तो इसके बाद तीसरा हमारा जो आयोग बनाया गया था, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने भी अपने उद्देश्य बताए हैं। तो समय के हिसाब से उन्होंने भी अपने उद्देश्य बताए हैं। वो देखते हैं क्या कहा है कि शिक्षा को उत्पादन के साथ जोड़ना, शिक्षा को उत्पादन के साथ जोड़ना। दूसरा उद्देश्य बताया शैक्षणिक कार्यक्रमों के द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता पर बल देना। देखिए, सबसे जो हमारा मेन, सभी आयोगों ने इस चीज़ को ग्रहण किया है कि राष्ट्रीय एकता पर जोर देना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उस चीज़ की हमारे देश में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तीसरा हमारा शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र को संगठित करना, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, जिज्ञासा, मनोवर्तित मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास करते हुए समाज का आधुनिकीकरण करना। तो इस तरह हमने सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की और इन उद्देश्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था। तो उन कमीशनों की हमने बात की। सबसे पहले हमने राधाकृष्णन कमीशन के उद्देश्यों को देखा, उसके बाद मुदालियर कमीशन ने क्या क्या उद्देश्य बताए उनको देखा, और अंत में हमने कोठारी कमीशन और शिक्षा के उद्देश्यों की बात की। अब हम देखते हैं कि अगला हमारा टॉपिक है भारतीय लोकतंत्र और शिक्षा की। भारतीय लोकतंत्र और शिक्षा की क्या स्थिति है। भारत में लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में विकसित हुआ है। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय के सिद्धांतों का परिपालन करते हुए समग्र सामाजिक विज्ञान का समन्वित विकास करना लोकतंत्र का धर्म है। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है तो इसके लिए शिक्षा अति आवश्यक है। लोकतंत्र में व्यक्ति के विकास, सामाजिक विकास तथा नेतृत्व, व्यावसायिक कुशलता, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण तथा हस्तांतरण, भावात्मक एकता, राष्ट्र विकास तथा विश्व बंधुत्व के गुणों को विकसित किया जाना आवश्यक है। शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए जिनसे इन सभी गुणों का विकास हो सके। तो शिक्षा के उद्देश्य इस तरह से निर्धारित किया जाए जिससे नेतृत्व, व्यावसायिक कुशलता, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का लक्ष्य, भावात्मक एकता और विश्व बंधुत्व के गुणों को विकसित किया जाना चाहिए। शिक्षा परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन है। कोठारी कमीशन ने स्पष्ट यह बात की है कि देश की आकांक्षाओं की प्राप्ति में उसके समस्त जनों के ज्ञान, कौशल, हितों और मूल्यों में परिवर्तन निहित है। वास्तविकता यह है कि भारत में प्रजातंत्र की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के मूल्य में शिक्षा की नवीनीकरण की व्यवस्था का होना आवश्यक है। हमें अपने शैक्षिक लक्ष्यों में स्पष्ट रहना है, इसलिए अध्यात्म की आवाज़ आत्मशक्ति के लिए आवश्यक है। तो जैसा कि भारत में पहले प्रजातंत्र था, तो प्रजातंत्र का प्रभाव अभी भी है। तो इसलिए उस चीज़ को बदलने के लिए राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के मूल्यों में नवीनीकरण लाने के लिए नई शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा में नवीनीकरण की व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है। अब उसके बाद शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण जितना महत्वपूर्ण है उतनी महत्वपूर्ण उनकी उपलब्धि भी है। इनके लिए प्रयत्न आवश्यक है कि लक्ष्यों को निर्धारण करना तो जरूरी है ही है, इसके साथ जितना महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित करना है उतना ही महत्वपूर्ण उनको प्राप्त करना भी है कि उनको किस हिसाब से प्राप्त किया जाए। सभी उद्देश्य हमारे परिपूर्ण कैसे होंगे, इस बारे में भी बात करने की ज़रूरत है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि क्या हम विज्ञान और शिक्षा विज्ञान की इस तरक्की का मेल मन और आत्मा की तरक्की से नहीं बिठा सकते? क्या हम विज्ञान को भी नहीं जुटला सकते? क्योंकि आज तो वह जिंदगी की बुनियादी चीज़ है और पिछले ज़माने से भारत जिन जरूरी सिद्धांतों पर अमल करता आ रहा है उनको भी जुटला सकते हैं। इसलिए हम पूरी ताकत और मशक्क़त के साथ उद्योग धंधों से अपने रास्ते पर चलते रहें, मगर उसके साथ यह भी याद रखें कि सहनशीलता, दया और बुद्धिमानी के बिना भौतिक दौलत धूल और राख भी हो सकती है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि हम उद्योग धंधों के रास्ते पर चलते हुए विकास को प्राप्त करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि सहनशीलता और दया, बुद्धि
और इन आध्यात्मिक गुणों के बिना भौतिक दौलत सब क्या है, धूल के समान है। कि जिस प्रकार से हमें भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करनी है, उसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक शिक्षा पे भी जोर देना है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत में प्राचीन काल में शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे, मध्यकाल में शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे और आधुनिक काल में शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे। तो शिक्षा के उद्देश्य जैसा कि हमने देखा कि समय, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों काल में शिक्षा के उद्देश्यों की बात की। थैंक यू।